चलिए दोस्तों, फिर मैं आपके सामने आपका डीएम सिंह हाजिर हूँ एक नए वीडियो एक नए अंदाज के साथ। तो सर, मैं अब तक आपको लगभग बेसिक के लगभग 15-20 वीडियो, उसके बाद नरेशन के 6-7-8 वीडियो, वॉइस के 6-7-8 वीडियो और उसके बाद आपका नाउन का 7-8 वीडियो मैं अब तक बना चुका हूँ। तो अब तक मैं आपको सर ग्रामर के लगभग 50-60 वीडियो मैं ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूं। तो अब मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ फोन्स आ रहे थे कि सर ये तो आप ग्रामर दे ही रहे हैं, और इसकी चर्चा मैंने पहले वाले वीडियो में भी की थी कि जो लोग स्पोकन के स्ट्रक्चर का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं पहले सोच रहा था कि मैं पूरे ग्रामर को पहले खत्म कर दूं, ठीक है, जैसे नाउन बनाया तो उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, क्लॉज, ठीक है, उसके बाद कॉजेटिव, ये सारी चीजों पर बना के उसके बाद मैं स्पोकन के अलग अलग स्ट्रक्चर देने का मन बना रहा था। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं पूरे ग्रामर को खत्म करके उसके बाद मैं अगर स्पोकन के स्ट्रक्चर कुछ दूं, तो मुझे लग रहा है कि जो लोग स्पोकन सीखना चाह रहे हैं या फिर स्पोकन का इंतजार कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, या वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं स्पोकन में, तो उन लोग के लिए शायद मुझे लगता है कि कुछ लेट हो जाएगा। इसलिए अब मैंने सोचा है कि एक टॉपिक को खत्म करके बीच बीच में मैं कुछ स्पोकन के स्ट्रक्चर्स भी देता जाऊंगा। जैसे अब नाउन के मैं 7-8 वीडियो बना चुका हूं, नाउन का चैप्टर खत्म। अब इसके बाद अगर प्रोनाउन या एडवर्ब या नाउन, ये एडजेक्टिव या किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले तो मैं सोच रहा हूं कि 2-4 वीडियो मैं कुछ स्पोकन के स्ट्रक्चर्स दे दूं। तो इससे क्या होगा कि सर, कि जो लोग मेरे स्पोकन का स्ट्रक्चर का इंतजार कर रहे हैं या जिनको स्पोकन से थोड़ा ज्यादा लगाव है, या वो लोग बोलना ज्यादा सीखना चाह रहे हैं, ग्रामर को थोड़ा साइड में रखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा, ठीक है। और जो लोग ग्रामर सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए तो मैं पूरा दे ही रहा हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों को मैं बैलेंस लेके चलूं कि एक एक टॉपिक, जैसे प्रोनाउन बना रहा हूं तो प्रोनाउन के 6-7 वीडियो बना दूं, फिर जब मैं अभी स्पोकन के स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो 2-4-5 स्पोकन के स्ट्रक्चर बना दूंगा, फिर प्रोनाउन लूंगा तो पूरे प्रोनाउन को खत्म कर दूंगा, फिर ग्रामर के कुछ स्पोकन के कुछ स्ट्रक्चर दे दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों का बैलेंस अच्छा रहेगा। अब आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। तो आज सर मैं आपको स्पोकन के कुछ स्ट्रक्चर्स दूंगा, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक। अब सर सबसे पहले, चाहे स्पोकन के स्ट्रक्चर्स हो या ग्रामर हो, ठीक, बहुत लोगों के मन में क्या कंफ्यूजन है कि ओ ग्रामर सीख के ग्रामर के अनुसार हम ट्रांसलेशन नहीं बना सकते, ठीक। और बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग क्या है कि ग्रामर थोड़ा भारी है, और बहुत लोग क्या सोच रहे हैं कि सर ओ हिंदी स्ट्रक्चर से, यानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, ये थोड़ा इजी है, मतलब ये फलाना है, फलाना का फलाना स्ट्रक्चर है, ऐसे रट के बनाओ। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए सर। चाहे आप हिंदी स्ट्रक्चर से इंग्लिश ट्रांसलेशन बना रहे हो, उसमें भी 100% ग्रामर छिपा हुआ है। और जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो दोनों में फर्क क्या है सर? जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर को पहले आप जान के उसके बाद क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन ग्रामर जब पढ़ते हैं तो पहले ग्रामर को जान लेते हैं। जैसे मान लिया आपने एक चीज जाना कि सिप, सिप माने भेड़। अब ये जन्मजात, चाहे आपको सिंगुलर बनाना हो या प्लूरल बनाना हो, ये जन्मजात फिक्स होता है। फिक्स मतलब जैसे हमारे दिमाग में क्या बात बैठा हुआ है कि अगर किसी चीज का प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या लगा दें, एस या ईएस लगा दें, है ना सर ये बात। तो जब हम लोग एस या, जैसे एक कुर्सी है तो आई हैव, देयर इज 1 चेयर, 2 3 4 कुर्सी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देयर आर 4 चेयर्स, है ना सर। तो उसी तरह अब ये बात जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है, अब इसी आधार पर अगर हम लोग सीप को ले लें कि वहां पर 2 भेड़े हैं या 2 भेड़ हैं, तो देयर इज, मान ले एक भेड़ है तो देयर इज 1 या अ सीप। वहां 4 भेड़ हैं तो हम लोग के दिमाग में क्या बात बैठा हुआ है
एस का वाला दिमाग में बैठा हुआ है प्लूरल बनाने का, तो हम लोग फट से क्या करेंगे सर, देयर आर 2 या 3 या 4 शिप्स लगा देंगे। तो जो ही हम शिप में एस लगाते हैं, ठीक है, तो वाक्य क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। तो देखिए यहां हम लोग क्या कर रहे हैं सर, पहले ग्रामर को पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं, ठीक, जैसे शिप, डियर, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें हम एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक। तो पहले हमने क्या किया, पहले ग्रामर को जान लिया। अब ग्रामर को जानने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं, उसका वाक्य बनाते हैं, ठीक है। और हिंदी स्ट्रक्चर से जब इंग्लिश सीखते हैं सर, जब स्पोकन के स्ट्रक्चर सीखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, ठीक, यानी पहले हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बना लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, उसके बाद उस स्ट्रक्चर में ग्रामर क्या छिपा हुआ है इस चीज को जानते हैं। इसलिए सर सबसे पहले क्योंकि टीचर का क्या काम है सर, माँ बाप का क्या काम है, माँ बाप का काम है जिंदगी के अंतिम दम तक बच्चों का सपोर्ट करें, अच्छे कामों के लिए हमेशा उसके लिए सहारा बन के रहे। माँ बाप का ये मतलब नहीं है सर कि बस किसी तरह जवान हुआ, खिला दिया, शादी किए, अब तुम जाओ हम अपना फ्री, नहीं सर, ना, गलत बात, ठीक है। उसी तरह टीचर का क्या काम है सर, आपके अंदर जो कंफ्यूजन है, अगर वो कंफ्यूजन रह जाए, ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है सर, फिर आप टीचर के पास पढ़ने क्यों जाएंगे, ठीक है। तो आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि ग्रामर और स्पोकन का स्ट्रक्चर दोनों कोई अलग चीज नहीं है, ठीक। ग्रामर में हम लोग पहले ग्रामर पढ़ते हैं, उसके बाद हिंदी से स्ट्रक्चर इंग्लिश में बनाते हैं, और हिंदी स्ट्रक्चर से स्पोकन में हिंदी से इंग्लिश पहले हम लोग ट्रांसलेशन बना लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर छिपे ग्रामर को समझने या परखने की कोशिश करते हैं। दोनों में इतना ही फर्क है, ठीक है सर। तो आज मैं सर आपके लिए कुछ स्पोकन के स्ट्रक्चर्स लेके आया हूं, लेकिन मैं फिर से आपको बोलता हूं सर कि चाहे ग्रामर पढ़ना हो, समझना हो, या फिर स्पोकन के स्ट्रक्चर समझना हो, सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। हमेशा पहले बेसिक चीज को पढ़ें। अब मान लिया आपने कभी टेंस ही नहीं पढ़ा, आप टेंस जानते नहीं है, हिंदी से इंग्लिश वाक्य बनता कैसे है, उसके लिए जरूरी कितनी सारी चीजें हैं, ये सब आपको पता ही नहीं है। वर्ब, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये सब सर इंग्लिश का ट्रांसलेशन का क ख ग। अब ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर सिवाय रटने के, चाहे जितने भी मैं स्पोकन के स्ट्रक्चर दूंगा, तो आप क्या करेंगे सर, उसको सिर्फ और सिर्फ रटेंगे, ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए। तो मेरी सलाह माने तो चाहे आपको ग्रामर पढ़ना हो या फिर स्पोकन के स्ट्रक्चर समझना हो, दोनों ही स्थिति में सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से पहले बेसिक चीजों को, बेसिक में यानी हिंदी से इंग्लिश वाक्य बनता कैसे है इसको पढ़ें, उसके बाद टेंस को पढ़ें, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब कुछ बुनियादी चीजों को पहले पढ़ के अपने बेस को पहले मजबूत करें, ठीक। इन ये सारी चीजों पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाके इसको सर्च करके देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद तब आप कोई ग्रामर के पॉइंट को समझे या फिर स्पोकन के स्ट्रक्चर को समझे सर, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करके आज हम लोग समझते हैं कि मैं किस तरह। तो आज मैं आपको देने वाला हूं सर कि अगर वाक्य, ठीक है, बहुत समय आप लोग इस तरह के वाक्य बनाते हैं ना सर कि जैसे मैं टहल भी रहा हूं, ठीक है, मैं टहल भी रहा हूं और कुछ सोच भी रहा हूं, ऐसा है, होता है ना सर। यानी काम करने वाला व्यक्ति एक, यानी सब्जेक्ट एक, कर्ता एक, और दो काम एक साथ कोई करता है। जैसे मैं ही मान लिए टहल रहा हूं, तो टहलने का काम कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं, ठीक है। और टहलते हुए मैं ही क्या कर रहा हूं, सेम उसी वक्त मैं क्या कर रहा हूं, सोच भी रहा हूं, ठीक है। तब इसी को अगर मैं सजा के बोलूं सर कि रास्ते में टहलते हुए मैं सोच रहा था, या मैं गाना गा रहा था, या मैं गुनगुना रहा था, जैसे आपको वाक्य बनाना है, ठीक।
तो इसका मतलब इसमें क्या मेन चीज हुआ सर, जब काम करने वाला व्यक्ति एक हो यानी सब्जेक्ट एक हो, ठीक, और काम दो हो यानी वर्ब दो हो, ठीक है, और दोनों काम एक साथ हो रहा हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए सर, अब यहां पर इस वाक्य को बनाने के लिए आपके सामने क्या क्या चीज मैंने बोला, सब्जेक्ट, कर्ता। अब सोच के देखिए सर, अगर आप बेस में जाके कर्ता नहीं समझेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है, अभी हल्का मैं बोल देता हूं, लेकिन जब तक आप बेसिक को नहीं समझेंगे सर, ये सारे स्ट्रक्चर आपको ठीक से समझ में नहीं आए। कर्ता सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, अब हम मतलब एक्शन, काम, जैसे रोना पीना हंसना खाना, ठीक। तो अगर व्यक्ति एक है, कर्ता एक है, सब्जेक्ट एक है, यानी काम करने वाला व्यक्ति एक है और दो काम एक साथ कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे और कैसे बनाएंगे। आइए आज इसी बात पर हम लोग वाक्य को देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि कैसे। इसलिए मैंने हेडिंग रखा है एक कर्ता, यानी सब्जेक्ट एक और काम कितने होगा, दो काम अगर क्या हो, एक साथ हो, अलग अलग नहीं सर, फिर अलग अलग होगा तो उसके वाक्य का स्ट्रक्चर अलग होगा, यानी काम करने वाला एक, दो काम एक साथ हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने का नियम क्या है और कैसे बनेगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे पहला वाक्य है, गाना गाते हुए मैं दौड़ रहा था, या मैं टहल रहा था, या मैं टहलता हूं, जैसा बनाइए, उसके सेंटेंस को लेके कभी कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक। यानी मैं ही गाना गा रहा था और मैं ही क्या कर रहा था सर, दौड़ रहा था या टहल रहा था या टहलता हूं या टहला था, जो बन रही है, ठीक। यानी मैं ही गाना गा रहा हूं, मैं ही दौड़ रहा हूं, यानी काम करने वाला व्यक्ति कितना, एक, सब्जेक्ट एक, और काम कितना हो रहा है, देखिए गाना गाना, ठीक है, गाना गाना एक भाव और दूसरा भाव दौड़ना, यानी भाव कितने हैं सर, दो भाव है, ठीक। यानी एक सब्जेक्ट दो काम, अब दोनों काम एक साथ ही हो रहा है सर, यानी जिस वक्त मैं गाना गा रहा हूं उसी वक्त मैं क्या कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं। बात समझ में आ रही सर, ठीक। तो जब एक व्यक्ति दो काम एक साथ करे तो इस तरह के जितने भी करोड़ों अरबों लाखों सेंटेंस बनेंगे, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो उसका बनाने का नियम, स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बनाना होगा। तो इसको बनाने का नियम क्या है सर, स्ट्रक्चर क्या है, तो जिस काम पर आप ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, जैसे गाना गाते हुए मैं दौड़ रहा था, तो देखिए यानी गाना गाने मैं ही दोनों काम कर रहा हूं, लेकिन क्या है सर, गाना गाने पर मैं फोकस ज्यादा करना चाह रहा हूं, ठीक, और दौड़ने पर मैं फोकस कम करना चाह रहा हूं। तो जिस काम पर आप फोकस ज्यादा करना चाह रहे हैं, द वर्क ऑन विच यू वांट टू फोकस मोर एंड मोर, ठीक है, दिस वर्ब विल कम अर्लियर, यानी ग्रामर कहता है कि उस वर्ब को आप पहले रखें, ठीक। तो गाना गाने को मैं पहले रखा, अब बनाने का नियम क्या है, तो बनाने का नियम कह रहा है, ग्रामर कह रहा है कि उसका जो काम है उसका V4 को उसमें रखिए, यानी वर्ब का V4 रखिए, यानी V4 मतलब आईएनजी फॉर्म। तो जैसे गाना गाने का क्या होता है, सिंग, तो सिंग का V4 क्या हो गया, सिंगिंग, यानी आपको किस फॉर्म में रखना होगा सर, V4 फॉर्म में रखना होगा। अब यही रहता रोते हुए, तो रोना का वीप, वीप का हो जाता वीपिंग, टहलते हुए तो वॉक का वॉकिंग, ठीक, दौड़ना का रन का तो रनिंग, लिखते हुए तो लिखना का राइट, तो राइट का हो जाता राइटिंग, उसका पत्र दीजिए जो दीजिए, यानी जिस वर्ब पर आप फोकस करना चाह रहे हैं, कह रहा है कि उस वर्ब को पहले रखिए, ठीक, और उस वर्ब को V4 फॉर्म में बनाइए। तो गाना गाने का सिंग, सिंग का हो गया सिंगिंग, क्या है, गाना गाते हुए गाना, तो गाना का क्या हो गया, सॉन्ग, यानी सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं दौड़ रहा था। अब इसमें सर मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ रहा था, वाक्य आपको जैसा जिस टेंस में है उसमें बना दे, इसमें कोई झोर झमेला नहीं है। ये कंटिन्यूअस टेंस में है इसलिए मैंने कंटिन्यूअस टेंस में बना दिया, ठीक। तो इस तरह के सर जितने भी करोड़ों अरबों वाक्य बनेंगे जहां कर्ता क्या है, एक है और काम दो है और दोनों काम अगर एक साथ हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाने का नियम है
कि जो काम पर आप फोकस करना चाह रहे हैं उस काम को पहले रखें और उसको V4 फॉर्म में रखें, यानी ING फॉर्म में रखें, और उसके बाद जो मेन वाक्य है उसको आप बाद में रखें। और एग्जांपल देखिए, जैसे रास्ते में चलते हुए मैं गाना गा रहा था। अब देखिए मैं ही दोनों काम कर रहा हूं, गाना भी मैं ही गा रहा हूं और रास्ता में भी मैं ही चल रहा हूं, यानी सब्जेक्ट एक, काम कितने सर, दो काम। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए देखिए, अब चलना का क्या होता है, वाक, तो वाक को किस फॉर्म में रखा सर मैंने, V4 फॉर्म में रखा। वाक का क्या हो गया सर, वॉकिंग, वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक, यानी रास्ते में चलते हुए आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था। अब मैं गाना गा रहा था, मैं गाना गाता हूं, मैं गाना गाया था, वाक आपको जैसा जिस टेंस में रखना हो, ये सेकेंड वाले वाक को आप उस टेंस में रख सकते हैं। ठीक सर। अब सर एक सबसे अहम बात, अगर मैं चाहूं तो मैं भी इस तरह बोल सकता हूं। अब इस तरह के जितने वाक्य हैं सर, ठीक है, जहां व्यक्ति एक, काम दो, दोनों काम एक साथ अगर हो रहा हो, तो ऐसे वाक्यों को इसी तरह के स्ट्रक्चर में आपको बनाना हो। जैसे, ठीक है, अब इसी तरह बनाइए, खाना बनाते हुए मैं गुनगुना रहा था, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाते हुए मैं कर्तव्य दिखा रहा था, ठीक है, बल्ब लगाते हुए या स्विच ऑन करते हुए, ठीक है, मैं गाना गा रहा था, बाथरूम में स्नान करते हुए मैं डांस कर रहा था, बारिश में भीगते हुए मैं नाच रहा था, जो बनाइए आप। अब इस तरह सारे वाक्यों में देखिए सर क्या हो रहा है, व्यक्ति एक है, काम दो है। ठीक, अब इस तरह के जितने करोड़ और वो सिमिलर वाक्य बनेंगे सब इसी स्ट्रक्चर में बनेंगे। तो जब भी सर एक सब्जेक्ट दो काम और अगर एक साथ हो तो उसको बनाने का रूल है, पहला जिस पर आप फोकस ज्यादा करना चाह रहे हैं उस वर्ब को V4 में रखिए और बाकी जो मेन सेंटेंस है उसको बाद में बना दें। अब तो यहां आपने कितने चीज समझा सर, दो चीज समझा। ठीक, पहला कि सर ये वाक्य मुझे या हमें किस समय किस तरह का वक्त में उपयोग करना चाहिए, या ये कहना क्या चाहता है, यानी ये व्यू क्या दे रहा है। तो जब भी आप ट्रांसलेशन बनाए सर, हमेशा तीन चीजों पर गौर करें, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहला कि जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को प्रयोग कहां करें, किस वक्त प्रयोग करना है, और ये व्यू क्या कहना चाहता है। ठीक है सर, तो पहला तो पता लग गया कि जब एक व्यक्ति दो काम एक साथ हो तब इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। व्यू पता हो गया, पहला चीज व्यू पता कीजिए। ठीक, दूसरा पता कीजिए सर स्ट्रक्चर, यानी ऐसे वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं दूसरा चीज बताया कि स्ट्रक्चर क्या है, कि जिस वर्ब पर आप फोकस कर रहे हैं उस वर्ब का आप V4 फॉर्म में रखें और बाकी जो मेन वाक्य है उसको आप जिस टेंस में है उस टेंस में बना दें। ये कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो मैंने पास्ट कंटिन्यूस में, अगर रहता गागेगी में तो शैल भी लेके बनाता। ठीक, बोले सर कोई दिक्कत। ठीक, उसी तरह देखिए और दो एग्जांपल, रास्ता में चलते हुए वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक, मैं गाना गा रहा था, आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक, जैसा टेंस वैसा बनाइए। इसमें मैं कहता हूं सर पहले बेसिक को पढ़ें, जब तक आपको टेंस की सही जानकारी नहीं होगी ये सारा चीज आपको समझ में नहीं आए। तो यहां आपको कितने चीज मिला सर, दो चीज मिला। एक, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कब करेंगे, और दूसरा इस तरह के वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर क्या। एक, मैक्सिमम स्टूडेंट और मैक्सिमम टीचर सर यहीं तक बना के और यहीं तक समझ के बस क्या करता है, किताब को बंद कर देता है। अगर आप इस तरह से सिर्फ स्ट्रक्चर समझेंगे सर और स्ट्रक्चर को बनाने का रूल समझेंगे, तब तक क्या है, तब तक आप रट्टूमाल पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यानी किसी तरह आपको भाषा बोलने तो आ जाएगा। इट मीन्स you are able to speak in English. You are able to speak in English. ठीक, तो आप सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन सर अगर मान लिए कोई अगर आपसे सवाल जवाब कर दे, जो सबसे अहम है, ठीक है, कि अगर पूछ दे कि अच्छा सर ये V4 क्यों आया। ठीक,
पहला। कोई ऐसा पूछ दे कि अच्छा सर, अगर मैं दौड़ रहा था को इधर कर दे, गाना गाते हुए को इधर कर दे, तब सही होगा ना गलत होगा? ठीक, ये तो सर स्पष्ट पता चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है सर, वाक्य खंड क्लाउज लग रहा है। ठीक, यानी वाक्य का खंड लग रहा है, क्लाउज लग रहा है। तो आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है या कोई ये भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है, कि सर ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, इधर वाला मैं दौड़ रहा था, आई वाज रनिंग, इधर वाला वाक्य जो है वो किस टेंस में है? तो सच्ची बात सर पूछ सकता है। यानी जो सबसे अहम चीज है, तीसरा पॉइंट, कि जब भी आप किसी तरह के कोई भी स्ट्रक्चर बनाए सर, तो पहले उसका व्यू पकड़े जो मैंने बताया, दूसरा उसका स्ट्रक्चर पकड़े जो मैंने बता दिया, लेकिन सबसे अहम तीसरा चीज कि जो स्ट्रक्चर आप बनाए वो किस टेंस में है, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तब होगा आपको पक्का नॉलेज, तब क्या है सर, आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे। तब क्या है, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्रीक्वेंटली विद कॉन्फिडेंस। तब आपको है कि नहीं ऐसा ही होगा, क्यों, फलाना चीज ऐसा है तो फलाना चीज इसलिए ऐसा हुआ। तो आइए थर्ड चीज अब जानते हैं कि सर ये सिंगिंग ए सॉन्ग क्या ये वाक्य है या वाक्य का खंड है, या फिर वाक्य खंड है या वाक्य है, क्लाउज है, सेंटेंस है, तो फिर किस टेंस में है? ठीक है, तो सर इसमें आपको ये दिखने में लग रहा है, ठीक है सर, कि गाना गाते हुए मैं दौड़ रहा था, या मैं गाना गा रहा था, या मैं सो रहा था, जो भी बनाइए आप। ठीक, इधर सर देखिए स्पष्ट लग रहा है, रहा था, ठीक है, आई वॉज रनिंग, स्पष्ट ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य लग रहा है सर। किसका है सर? पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इंपरफेक्ट का वाक्य है। ठीक है सर, लेकिन इधर सर देखिए तो सब्जेक्ट कहां है, ऑक्सिलरी वर्ब कहां है ना सर? तो आपको टेंस पकड़ने में दिक्कत हो रही कि नहीं? एकदम हो रहा है। और दूसरी बात सर, जब आप सिंगिंग देख रहे हैं तो अंदाजी गोली मार रहे हैं कि वो V4 है तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस में होगा, या तो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर जो भी हो, लेकिन कंटिन्यूअस है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है सर। एक्चुअल में क्या है सर, आपका मेन वाक्य यही है, आई वॉज रनिंग। यानी ये जो हिस्सा है सर आपका, ये एक्चुअल में इधर का पार्ट है, यानी इस मेन वाक्य का ही ये क्या है सर, आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, यानी सर इसको ग्रामर की भाषा में कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस। यानी मेन वाक्य, जैसे मेन वाक्य में आपको क्या है, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है वाज, और V4 मेन, कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, V4 लगता है, ये आपका मेन वाक्य है। जैसे मैं पटना जाऊंगा, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, ठीक है, आई विल गो टू पटना, बोलते कि नहीं सर? ठीक, तो आपका मेन वाक्य क्या है, आई विल गो। पटना क्या है सर, उस वाक्य का एक्सटेंशन है। ठीक है, रात में तो एट नाइट, बाई ट्रेन तो बाई ट्रेन, तो ये जो है आई विल गो, यही आपका मेन वाक्य है। टू पटना, एट नाइट, ठीक है, विथ माई फ्रेंड्स, ये सारे क्या है, इस मेन वाक्य का क्या है, एक्सटेंशन है, यानी बढ़ा हुआ हिस्सा है, एक्सटेंशन है सर। ठीक, तो ये एक्चुअल में ना ही कोई वाक्य है सर, और ना ही कोई वाक्य का टुकड़ा है। ये एक्चुअल में मेन वाक्य यही है, यही एक वाक्य है, यही एक क्लॉज बोलिए जो बोलिए। ठीक, मेन वाक्य यही है, ये एक्चुअल में सिंगिंग ए सॉन्ग इसी मेन वाक्य का यहां, यानी ये सिंगिंग ए सॉन्ग को यहां होना चाहिए, सिंगिंग, GING, सिंगिंग आ सॉन्ग। बात समझ में आ रही सर? तो यानी एक्चुअल सिंगिंग ए सॉन्ग इसी मेन सेंटेंस का एक्सटेंशन है सर। ठीक, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब ये इसी मेन सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है, तो पहले तो मेन वाक्य आता है। ठीक है, यस सर,
ये मेन वाक्य ही है। तो ये एक्सटेंशन सर बाद में आना चाहिए, तो शुरुआत में कैसे आ गया? यस, आपका सवाल वाजिब है सर। तो इसको जानने के लिए ग्रामर का एक रूल जानिए कि जैसे सर मैं रात में जाऊंगा, है ना, तो एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए? ठीक है, मैं जाऊंगा, मेन वाक्य क्या है? आई विल गो। ठीक है, उसके बाद रात में, एट नाइट, तो मेन वाक्य क्या हो गया? आई विल गो एट नाइट। ठीक है, लेकिन अगर रात में आप ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, एट नाइट आई विल गो टू पटना, या आई विल गो टू पटना, या आई विल गो। ठीक, अब एट नाइट को लिख के कोमा देके वाक्य के शुरुआत में भी दे सकते हैं अगर आप एट नाइट पर फोकस ज्यादा करना चाहते हैं। सेम यही किस्सा यहां हो रहा है सर। ठीक है, एक्चुअल में ये इसी मेन सेंटेंस का इधर का पार्ट है, लेकिन हो क्या रहा है, मैं गाना गाने पर ज्यादा जोर देना चाह रहा हूं। आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन गाना गाना। ठीक, इसलिए मैंने क्या किया, गाना गाने को पहले रख दिया। तो ग्रामर भी यही कहता है कि जिस पर आप ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं उसको वाक्य शुरुआत में आप रख सकते हैं। उसी रूल के तहत ये जो है इधर वाला पार्ट, चूंकि मैं गाना गाने पर फोकस ज्यादा करना चाह रहा हूं, तो ये पार्ट उठ के शुरुआत में आ गया। तो ना तो ये कोई वाक्य है, ना ही ये कोई वाक्य खंड है। तो ना ये दिखने में लग रहा है वाक्य, लेकिन neither it is a sentence nor it is a clause। ना ही ये वाक्य है, ना ही ये वाक्य खंड है। ये तो क्या है सर? ये एक फ्रेज है। क्या सर? ये एक फ्रेज है। एक, अब फ्रेज किसका हिस्सा है सर? ये मेन वाक्य का ही इधर का हिस्सा है। तो सर अगर इसको उठा के इधर दे के हम बोलना चाहे एकदम बोल सकते हैं, आई वॉज रनिंग सिंगिंग अ सॉन्ग। ये भी 100% सही है, ये भी 100% है। सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज रनिंग ऑन द रोड, या जो भी बोलिए, दोनों ही वाक्य सही। बोलिए सर। तो आज के बाद एक व्यक्ति दो काम, अगर दोनों काम एक साथ हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह के जितने लाखों करोड़ों वाक्य है, ठीक है, आप बना सकते हैं। मैंने अपने भरपूर देने की कोशिश की है सर। अब हजारों एग्जाम्पल तो मैं दे नहीं सकता हूं, दो दिया हो, फिर भी अगर फिर किसी तरह की दिक्कत हो तो आप जरूर मुझे लिखें और बोलें। ठीक है, मैं उसका अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन जरूर कर दूंगा। एक वीडियो कैसा लगा सर, शुरू से अंत तक देखें और मुझे कमेंट जरूर लिखें, इससे मुझे मेरा हौसला बढ़ता है। तब तक के लिए गुड नाइट।